हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अमन जैकियन। तो गाइस ये बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर का पार्ट 2 वीडियो है। सब्जेक्ट क्या है? मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी। जो बच्चे साइकोलॉजी लिए हैं जिनका सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम जून में आने वाला है, ठीक है। आपका जो सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा टोटल, ठीक है, सेकंड ईयर और बीए फर्स्ट ईयर यानी कि जो सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा आपका, वो टोटल पूरा एमसीक्यू में होगा। तो यदि आपको कोई भी परेशानी होती है, पेपर से रिलेटेड डाउट भी हो, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर आप वो वहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई भी दिक्कत आती है तो पूछ भी सकते हैं। तो गाइस सेम इसी तरह के क्वेश्चन आपके मतलब जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं, इसी में से आपके जो सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा साइकोलॉजी का, इसी में से आएगा। तो बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स ज़रूर से ज़रूर देखें। यदि हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो अपने दोस्तों के साथ एक बार वीडियो को शेयर कर दिए। तो चैप्टर 2 तक आपको एमसीक्यू पूरा बताया जा चुका है। चलिए चैप्टर 3 को देख लेते हैं हम। तो चैप्टर 3 में क्या दिया गया है? उपकल्पना, ठीक है। अब उपकल्पना का अर्थ पढ़ेंगे और प्रकार। तो इसके बारे में उपकल्पना और अर्थ, उसके प्रकार, अर्थ और उसके प्रकार के बारे में कुछ एमसीक्यू हैं। चलिए देखते हैं हम। तो इसमें पहले क्वेश्चन में क्या दिया है कि निम्नलिखित में उपकल्पना की विशेषता नहीं है, ठीक है। इनमें से कौन सी उपकल्पना की विशेषता नहीं है? कौन नहीं है? अनुलंघनता। क्या है? अनुलंघनता। ये क्या है? हमारी उपकल्पना की विशेषता नहीं है। चलिए आगे देखते हैं हम। उपकल्पना को अन्य नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। उपकल्पना को अन्य किस नाम से जाना जाता है? काम चलाऊ उपकल्पना, कार्यवाहक उपकल्पना और क्या दिया है? प्राकल्पना, ठीक है। मतलब सभी के नाम से जाना जाता है। मतलब आप कहीं भी इन तीनों नाम को देखेंगे तो समझ जाएंगे उपकल्पना है ये। चलिए हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि निम्नलिखित में से प्रकल्पना की विशेषता क्या है? तो इनमें से सभी होगा। प्रकल्पना प्रसंग के अनुरूप होनी चाहिए। प्रकल्पना अस्पष्ट तथा समान न होकर विशिष्ट पहलू पर होनी चाहिए। प्रकल्पना तथात्मक परीक्षण योग्य होनी चाहिए। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है कि प्रकल्पना के प्रकार हैं, ठीक है। इनमें से प्रकल्पना के प्रकार क्या हैं? तो कौन है? अनुभवात्मक और जटिल आदेश के प्रारूप और क्या है? विशेषणात्मक परितव्य, ठीक है, परिवर्तक, ठीक है। मतलब कि ऑप्शन नंबर डी क्या है? इसका राइट आंसर है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है हमारा कि अमूर्तता के आधार पर उपकल्पना के प्रकार बताएं। अमूर्तता के आधार पर उपकल्पना के क्या प्रकार हैं? गुड्डे एवं हाट, ये क्या है? अमूर्तता के आधार पर उपकल्पना के प्रकार हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि निम्नलिखित में से परिभाषा किस विद्वान की है? तो नीचे दिया गया परिभाषा है। चलिए पढ़ते हैं हम कि हम किसी भी अध्ययन में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते जब तक हम उसके उत्पन्न करने वाली कठिनाई को सुझावपूर्ण विवेचना अथवा समाधान से प्रारंभ ना करें। यदि हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसके भी मतलब उसका समाधान और समस्या, मतलब उससे होने वाली परेशानियों का सामना करने के लिए सब कुछ सोच विचार कर उस कार्य को करना चाहिए। बस उसी के बारे में पूछ रहा है। तो मतलब ये कथन किसका है? मतलब यह परिभाषा किस विद्वान की है? कोहन तथा बर्गेल की है। किसकी है? कोहन तथा बर्गेल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से यह परिभाषा किस समाजशास्त्री का है? तो यह परिभाषा दिया गया है। तो किसकी परिभाषा है? उपकल्पना क्या है? एक सामाजिक अथवा कामचलाऊ समानीकरण का निष्कर्ष है, ठीक है। उपकल्पना एक सामाजिकरण कामचलाऊ समानीकरण का निष्कर्ष है जिसकी सततता की परीक्षा अभी बाकी है। बिल्कुल आरंभिक स्तरों पर उपकल्पना कोई कद्या अटक लपचू अनुमान यह कल्पनात्मक विचार, सहज ज्ञान और कुछ भी हो सकता है जो कि क्रिया या अनुसंधान का आधार बन सकता है। तो यह किसका मतलब कथन है? यह किसकी मतलब किस समाजशास्त्री की परिभाषा है? लुंडनबर्ग की है। क्या है? लुंडनबर्ग की है। ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट आंसर है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि निम्नलिखित में यह परिभाषा किसकी है? उपकल्पना एक प्रस्थापना है जिसे इसकी सततता निर्धारित करने हेतु परीक्षण हेतु रखा जा सकता है। किसका है? गुड्डे एवं हाट का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वक्तव्यों या कथनों के आधार पर प्रकल्पना के प्रकार क्या हैं? वक्तव्यों या कथनों के आधार पर प्रकल्पना के क्या प्रकार हैं? ऑप्शन नंबर डी क्या है? सकारात्मक वक्तव्य, नकारात्मक वक्तव्य और क्या है? अन्य वक्तव्य से संबंधित। यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या है? इसका राइट आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन
सत्य के लिए कोई भी संक्षिप्त मार्ग नहीं है। तो सत्य के लिए कोई भी संक्षिप्त मार्ग नहीं है। विश्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक वैज्ञानिक विधि के द्वार से ही गुजरना पड़ता है। यह कथन किस विद्वान का है? तो कार्ल पियर्सन का है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे आगे क्वेश्चन में दिया गया है कि एक उपकल्पना एक सामाजिक अथवा कामचलाऊ साधारण कारण है कि उसकी सत्यता की परीक्षा शेष है। उपकल्पना की यह परिभाषा किसने दी थी? लुडबर्ग ने दी थी। ऑप्शन नंबर क्या है? बी इसका राइट आंसर है। तो गाइस इसके पहले का पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। और क्या दिया गया है? एक प्रकल्पना परीक्षण किए जाने वाली एक प्रस्थापना है। यह परिभाषा किस विद्वान ने अथवा किसने कहा? उपकल्पना परीक्षित होने वाला प्रस्ताव है। तो किसका है? बोगार्डस का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो गाइस बोगार्डस के नाम आपको इकोनॉमिक्स में भी सुनने को मिलेंगे, यानी कि अर्थशास्त्र में भी सुनने को मिलेंगे, अर्थशास्त्र में। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया है कि ऐसा पैमाना अनुमान यानी कि प्रेंडरिंग हुंच, ठीक है, अथा ऐसा अस्थायी केंद्रीय महत्वपूर्ण विचार जो किसी उपयोगी गवेषणा का आधार बन जाता है, कामचलाऊ प्रकल्पना के नाम से जाना जाता है। यह कथन किस विद्वान की है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पीवी यंग की। ऑप्शन नंबर ए क्या है? इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन दिया है, अनेक बार यह भुला दिया है कि अवधारणाएं इंद्रियों के प्रभाव, मानसिक क्रियाएं तथा काफ़ी जटिल अनुभवों से निर्मित तार्किक रचनाएं हैं। अवधारणा की यह परिभाषा किसने दी थी? गुड्डे एवं हार्ट ने दी थी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? इसका राइट आंसर है। तो आपको जहाँ भी गुड्डे एवं हार्ट दिखे उस पर टिक कर दीजिएगा। तो अवधारणा एक विवरणात्मक गुण या संबंध की ओर संकेत करने वाला एक पद है। यह परिभाषा किस विद्वान ने दी थी? किसने दी थी? डंकन और मिचेल ने दी थी। तो गाइस क्वेश्चन को ध्यान से समझकर ही हमें एमसीक्यू में आंसर देना चाहिए। तो हमारे वीडियो को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। लास्ट तक देखिएगा जरूर। तो प्रकल्पना एक शक्तिशाली आकाशदीप के समान है जो शोधकर्ता का मार्ग प्रदर्शित करती है। यह कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन नंबर क्या है इसका? सी सही है, वान डनेल का है। तो गाइस इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा। और क्या दिया गया है? आयोजन वास्तव में सुनिश्चित सामाजिक लक्ष्यों के संदर्भ में अधिकतम या लाभ या उपयोगिता प्राप्त करने के उद्देश्य से अपने साधनों को संगठित करने तथा उन्हें उपयोग में लाने की पद्धति है। यह परिभाषा किस विद्वान ने दी थी? योजना आयोग के द्वारा मतलब यह परिभाषा दिया गया था। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो NORC का विस्तृत यानी कि NORC का क्या है मतलब फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल ओपिनियन रिसर्च सेंटर। क्या है? NORC का फुल फॉर्म कहता है नेशनल ओपिनियन रिसर्च सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी नामक कृति किस विद्वान की है? किसकी है? फेयर चाइल्ड की है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? इसका राइट आंसर है। तो बिल्कुल डरिएगा नहीं, हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने सेकंड सेमेस्टर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन तैयारी कर सकते हैं। तो आपको वीडियो के लास्ट में मतलब पूरा वीडियो जब बनाया जाएगा उसके लास्ट में आपको मॉडल पेपर भी बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेथड इन सोशल रिसर्च, ठीक है, मेथड इन सोशल रिसर्च नामक कृति किस विद्वान की है? गुड्डे एवं हार्थ की है। प्रकल्पनाएं वे लोरियां हैं जो किसी अवसावधान को गाना गाकर सुला देती हैं। प्रकल्पना के यह संदर्भ में यह चेतावनी किसने दी थी? वेस्टावे किसने दी थी? वेस्टावे ने दी थी। ऑप्शन नंबर ए क्या है? इसका राइट आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र में उपकल्पना का महत्व है। क्या है? अध्ययन के उद्देश्य का निर्धारण, निश्चितता, अध्ययन क्षेत्र सरल एवं समिति। ऑप्शन नंबर डी क्या है? इसका राइट आंसर है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और क्या दिया गया है हमारा कि प्रकल्पना से लाभ नहीं क्या है? ऑप्शन नंबर डी व्यंग्यात्मक शैली। क्या है? प्रकल्पना से लाभ नहीं है, क्या है? व्यंग्यात्मक शैली है एक। और कहते हैं निम्नलिखित में यह कथन किसका है? हम जानबूझकर अपनी विचार शक्तियों को अस्वीकार करते हैं, अपने अनुसंधान के क्षेत्र में को समिति करके त्रुटियों की संभावना को कम करने का प्रयास करते हैं। यह कथन किसका है? लुडबर्ग का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और क्या दिया है? प्रकल्पना के सूत्र हैं, क्या है? सामान्य संस्कृति भी हैं, वैज्ञानिक सिद्धांत भी है, अनुरूपता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या है? इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन प्रकल्पना के निर्माण में सहायक नहीं है? क्या है? प्रकल्पना के निर्माण में सहायक यानी सहायता नहीं करता है। कौन है? विवरणात्मक ज्ञान। ये क्या है? हमारे प्रकल्पना के निर्माण में सहायक नहीं है। और क्या दिया है? इमाइल दुर्खिम किस देश के रहने वाले थे? फ्रांस देश के रहने वाले थे। एक वैज्ञानिक थे इमाइल दुर्खिम, ये कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के।
प्रकल्पना के आधार हैं क्या हैं? शोध सार हैं, शोध पत्रिकाएं हैं, संगत पुस्तक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या है इसके मतलब प्रकल्पना का क्या है? आधार, यानी कि बेस, यानी कि पिलर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि परिकल्पना के आधार नहीं है, क्या है? परिकल्पना के आधार नहीं, इनमें से कौन सा परिकल्पना के आधार यानी कि बेस नहीं है? कौन है? असंगत सिद्धांत, ये क्या हमारे परिकल्पना के आधार नहीं है। और क्या है? बाकी सब क्या है? परिकल्पना के आधार हैं। और प्राकल्पना के निर्माण के मापदंड निम्नलिखित में कौन है? कौन है? इसमें केवल एक ही समस्या का उल्लेख होना चाहिए, यह सुपुष्ट एवं सूक्ष्म होना चाहिए, इसमें केवल एक ही समस्या का उल्लेख होना चाहिए, यानी कि सभी हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन क्या है हमारा, सामाजिक अनुसंधान में अधिकतर प्रस्तावनाएं द्विविध होती हैं, इसका उदाहरण कौन है? कौन है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ए तथा बी दोनों, यानी कि महिलाओं में जितनी अधिक निरक्षरता होगी उतना आत्मविश्वास उतना ही कम होगा। ठीक है, तो स्त्रियों में आत्मविश्वास जितना कम होगा उतना शोषण उतना अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रस्थापनाओं के उप प्रकार हैं, क्या है? प्रस्थापनाओं के उप प्रकार हैं, कौन है? स्वानुभूत हैं, सामान्यीकरण है, अभिधारणा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या है इसके राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समाजशास्त्री का कथन है कि प्रकल्पना परीक्षणी स्वरूप में वर्णित वह प्रशासन है जो दो या दो से अधिक चरों के बीच संबंधों को पूर्वानुमान बतलाती है? वैली कैथनेन का यह कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि किसने परिकल्पना के सिद्धांत को बताया कि कुछ अवलोकित घटनाओं के स्पष्ट संबंधों की व्याख्या करता हुआ आंतरिक प्रस्थापनाओं का सुसंगत पुंज है? किसने बताया था? जिकमंड ने बताया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और कह दिया प्रस्थापना के सिद्धांत के उद्देश्य हैं। ठीक है, जो हमारी प्रस्थापना है उसके सिद्धांत हैं, फिर उसके सिद्धांत के क्या उद्देश्य हैं? कौन है? समझना भी है और भविष्यवाणी करना, ये क्या दोनों प्रस्थापना के सिद्धांत के क्या हैं? उद्देश्य हैं, यानी कि लक्ष्य हैं। और कह दिया आक्रामक क्रियाएं किन अनुभवों से प्रेरित होती हैं? कुंठा, पीड़ा, अवमानना, ये तीनों से क्या होती हैं? प्रेरित होती हैं, यानी मनमोहित होती हैं। ब्लैक और चैंपियन के अनुसार प्रकल्पना के प्रकार कौन कौन से हैं? अनुसंधान प्रकल्पना, निरारीकरण प्रकल्पना और सांख्यिकी प्रकल्पना। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या है? तीनों हैं। गुड्डे एवं हार्ट के प्रकल्पनाओं के निरूपण में कितनी कठिनाई बताई जाती है? कितनी? 3 कठिनाई बताई जाती हैं। और क्या है? गुड्डे और हार्ट के प्रकल्पना की कठिनाई है क्या है? प्रकल्पना को उपयुक्त शब्दों में प्रकट करने में असमर्थता, स्पष्ट सैद्धांतिक संरचना या ज्ञान का अभाव यानी कमी, सैद्धांतिक संरचना को तर्क संगत यानी कि बुद्धि यानी कि दिमाग से, ठीक है, रूप में प्रयोग करने की योग्यता में कमी। मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है कि निम्नलिखित में कौन सी प्रकल्पना के निर्माण में क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन, इन चारों में से कौन प्रकल्पना की निर्माण में कठिनाई नहीं मतलब बाधा नहीं उत्पन्न करती है? कौन है? ऑप्शन नंबर डी क्या है? सैद्धांतिक ज्ञान की पूर्णता, यह हमारे प्रकल्पना के निर्माण में बाधा कठिनाई उत्पन्न नहीं करती है। आगे क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेष्ठ उपकल्पना के क्या गुण हैं, यानी कि क्या मतलब अच्छी बातें हैं? तो उपकल्पना समस्या का पर्याप्त उत्तर हो, उपकल्पना विशिष्ट होनी चाहिए, उपकल्पना प्रमाणित करने योग्य हो, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे आगे क्वेश्चन में दिया गया है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो इतने बड़े क्वेश्चन आपके MCQ एग्जाम में यानी कि OMR शीट पर जो आपके सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम होंगे BA फर्स्ट ईयर, वो इतने बड़े क्वेश्चन आपको नहीं देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जब अनुसंधान व्यवस्थित रूप से पूर्व सिद्धांत के आकार पर आधारित होता है तो ज्ञान के विशुद्ध अंशदान के परिणाम से की अधिक संभावना है। ठीक है, दूसरे शब्दों में कम योग्यता के लिए उपकल्पना केवल सावधानी पूर्वक वर्णित ही नहीं होनी चाहिए वरन इसमें सैद्धांतिक अनुरूप भी होनी चाहिए। कथन किसका है? गुड्डे एवं हार्ट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सरलतम तेज धार वाला यंत्र है जो व्यर्थ की उपकल्पनाओं तथा विवेचनाओं को काट भी सकता है, अतः एवं उपकल्पना की प्रकृति तथात्मक होनी चाहिए। यह कथन किसका है? श्रीमती PB यंग का है, यानी कि ये महिला थी। गुड्डे और हार्ट के अनुसार एक अच्छी परिकल्पना की क्या विशेषता है? ठीक है,
यह क्रियात्मक होनी चाहिए यानी कि कार्यशैली होनी चाहिए, यह संप्रेषणीय होनी चाहिए, यह अवधारणाओं की परिभाषा युक्त सुबोध्य होनी चाहिए यानी कि सभी को समझ में आनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 में दिया गया है कि सरांतकोश के प्रकल्पनाओं में कितने कार्य बताए गए हैं? 3 कार्य बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्राचलन विधि है क्या है? अप्राचलन विधि क्या है? इनमें से रो परीक्षण, काई वर्ग और डब्ल्यू परीक्षण, यह क्या है? हमारी अप्रचलन विधि है। ऑप्शन नंबर डी क्या है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 47 में, परिकल्पना के निर्माण में क्या दिया है? परिकल्पना क्या है? परिकल्पना के निर्माण में क्या क्या सावधानी होनी चाहिए, मतलब क्या सावधानी बरतनी चाहिए? निश्चयात्मक कथन भी होना चाहिए, स्वीकारात्मक कथन, तथ्य कथन, यानी कि तीनों में सावधानी बरतनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक ही समंक श्रेणी में लगातार कई पद अज्ञात हो यानी कि उनका ज्ञान न हो, अंतर्गणन से ज्ञात किए गए मूल्यों की विश्वसनीयता होगी, क्या होगी? विश्वसनीयता कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब स्वतंत्र चर के मूल्यों में अंतर नियमित या असामान्य होते हैं तब अज्ञात मूल्यों को ज्ञात करने के लिए प्रयोग की जाने वाली विधि है, क्या है? लागेंज है, क्या है? लागेंज विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस हमारा? तो गाइस क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे दिख रहे होंगे, इसी तरह के आपके OMR शीट पर क्वेश्चन आएंगे। दो सीमांत बिंदुओं के बाहर पड़ने वाले मूल्य को हम क्या कहते हैं? ब्राहागरण कहते हैं। दो सीमांत अंतरगणन कह दिया, अंतरगणन एवं ब्राहागरण के प्रयोग की आवश्यक शर्त क्या है, यानी बाउंडेशन क्या है? अंतर समान होना चाहिए। कह दिया अंतरगणन एवं ब्राहागरण का उद्देश्य किस प्रकार का अनुमान प्राप्त करना है? सर्वोत्तम यानी कि सभी। और क्या दिया गया है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न प्रदत्त समंकों के आधार पर आंतरगणन, ठीक है, निम्न समंतों के आधार पर आप आंतरगणन व ब्राहागरण की किसी बीजगणितीय रीति सन 2011 के लिए भारत की जनसंख्या को ब्राहागरण करेंगे। किसके माध्यम से? प्रत्यक्ष द्विपद विस्तार रीति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? न्यूटन की प्रगामी अंतर्विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब, ठीक है, जो न्यूटन की प्रगामी अंतर्विधि थी उसका प्रयोग कब किया जाता है? जब यक्ष श्रेणी समान अंतर से बढ़ती हो और यह आवश्यक न हो कि अंतरगणन पद यक्ष श्रेणी की एक वर्ग सीमा हो, ठीक है, इसी समय न्यूटन की प्रगामी अंतर्विधि का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। लागेंज सूत्र के प्रत्येक भाग में अंश और हर में XS के अंतर होते हैं जिनकी संख्या कितनी है? Y के ज्ञात पदों की संख्या से 1 कम होनी चाहिए। क्या? Y के जो ज्ञात पद हैं उनकी संख्या 1 कम होनी चाहिए लागेंज सूत्र में। और क्या दिया है? न्यूटन के प्रगामी अंतर्विधि में क्या होता है? सूत्र क्या है? न्यूटन के प्रगामी अंतर्विधि में x बराबर क्या होता है? x बराबर, ऑप्शन नंबर डी, x बराबर x माइनस x0 है। और क्या दिया मतलब बटे में क्या दिया है? x1 माइनस x0, ठीक है। ये क्या है? न्यूटन की प्रगामी विधि x बराबर यही फार्मूला होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये आपके फार्मूले यानी कि सूत्र में यानी कि आपको सवाल लगाने में काम देगा। और क्या दिया गया है? तो डेल्टा 50 इजक्वल टू वाई माइनस को ब्रैकेट में y माइनस 1 पावर में 5 इजक्वल टू 0 का विस्तृत रूप क्या है, ठीक है, मतलब इसका विस्तृत रूप क्या है? इस फार्मूला को जब हम बनाएंगे इसका विस्तृत रूप क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्या होगा? y5 माइनस 5y4 प्लस 10y3 माइनस 10y2 प्लस 5y माइनस y0 प्लस 0, ठीक है। ये क्या है? न्यूटन मतलब इसका विस्तृत रूप है फार्मूले का। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन में दिया है अंतर्गणन की निम्न रीतियों में कौन सी रीति व्यवहार को लोकप्रिय नहीं है, विशेष रूप से जब ज्ञात मूल्यों की संख्या अधिक हो? परवलयिक वक्र रीति क्या है? परवलयिक वक्र विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस? यक्स स्क्वायर ज्ञात करने की वैकल्पिक रीति के प्रतिपादक हैं, कौन है? वैट एवं स्नेडेकोर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रत्याशित क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा?
दिया है प्रत्याशित आवृत्ति का सूत्र है। क्या है? प्रत्याशित आवृत्ति का सूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। संबंध खाने का जोड़, और इनटू में क्या दिया है? संबंध पंक्ति का जोड़, और क्या दिया है? बटे में क्या है? कुल जोड़। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है? यह राइट सूत्र है। इसको ध्यान में रखिएगा, सूत्र को ध्यान में रखिएगा। येटस के अनुसार स्वातंत्र क्या दिया? स्वातंत्र्य अंश 3 से अधिक होने पर एक्स स्क्वायर का मान इससे कम होने पर भी विश्वसनीय माना जाता है। कितना? 5। असंग सारणी में गुण संबंध कितने प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है? 2 प्रकार से गुण सारणी ज्ञात किया जा सकता है असंग सारणी में। 2 गुणों की स्वतंत्रता की जांच करने के लिए किस वर्ग का उपयोग करते हैं? काई वर्ग का हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वो काई वर्ग की वैकल्पिक रीति किस तालिका के लिए उपयुक्त है? 2 गुणित 2 यानी 2 × 2। ऑप्शन नंबर सी क्या है? इसका राइट आंसर है। काई वर्ग प्रयोग की शर्तें क्या हैं? ठीक है, काई वर्ग के प्रयोग की शर्तें क्या हैं? यन का आकार पर्याप्त रूप से बड़ा हो, और कोष्ठ आवृत्तियों के अवरोध रेखीय हो, कोई भी सैद्धांतिक या प्रत्याशित आवृत्ति में 5 से कम न हो। ठीक है, यानी कि 5 से कम ना हो, बेसी हो जाए, कम ना हो। मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या है? उपयुक्त मतलब सभी है काई वर्ग प्रयोग करने की शर्तें, यानी कि नियम, बाउंडेशन। और क्या दिया? स्वतंत्र अंश की गणना का सूत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी क्या है? इसका राइट आंसर है सी, ब्रैकेट में C-1 और V-1। यह क्या है? स्वतंत्र अंश की गणना का सूत्र है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारे आगे क्वेश्चन में दिया गया है एटस के संशोधन के सबसे कम आवृत्ति में गुणा करते हैं। क्या करते हैं? गुणा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, काई वर्ग ज्ञात करने हेतु सर्वप्रथम आवृत्ति है। क्या है? आवृत्ति है क्या है? प्रत्याशित आवृत्ति ज्ञात करते हैं। और क्या दिया है? एक्स स्क्वायर, और क्या दिया है? ये क्या है? छोटे का निशान है, यानी कि एक्स स्क्वायर, और क्या दिया है? ये क्या है? इसको हम छोटा बोलते हैं, एंगल ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक है, एंगल ब्रैकेट। ठीक है, एक्स स्क्वायर एंगल ब्रैकेट 3.841 का अंतर क्या होगा? महत्वहीन होता है, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सी का अधिकतम मान निर्भर करता है किस पर करता है? वर्गों पर सी का मान अधिकतम निर्भर करता है। और क्या? सी ज्ञात करने की काल्स पियर्सन विधि कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, C = अंडर रूट में एक्स स्क्वायर बटे में n-x स्क्वायर हो। ये क्या है? सी ज्ञात करने की पियर्सन की विधि है। इसको ध्यान में रखिएगा, जितने भी फार्मूले हैं। काई वर्ग ज्ञात करने की वैकल्पिक रीति में संशोधन किसके द्वारा किया जाता है? एटस के द्वारा किया जाता है। काई वर्ग ज्ञात करने का सूत्र है क्या है? काई वर्ग ज्ञात करने का सूत्र क्या है? ए तथा बी दोनों है, यानी कि सिग्मा ब्रैकेट में F-F1 = स्क्वायर है, बट मतलब कोई ब्रैकेट बंद स्क्वायर है, बटे में F1 है। ठीक है, और क्या है? बी नंबर भी है, क्या दिया है? ब्रैकेट में O-E का होल स्क्वायर, और क्या दिया है? बटे में क्या है? E है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? काल्स पियर्सन रीति में सी द्वारा ज्ञात नहीं हो सकता है। क्या? गुण संबंध की प्रकृति। ये क्या है? काल्स पियर्सन रीति में सी द्वारा ज्ञात नहीं हो सकता है। गुण संबंध की प्रकृति यह सी के द्वारा ज्ञात नहीं किया जा सकता है। और क्या दिया है? एक्स स्क्वायर का तात्पर्य है किससे है? काई आर्क से है। किससे है? काई आर्क से। आगे क्वेश्चन दिया गया है यफ परीक्षण का वास्तविक नाम क्या है? प्रसरण का दिया है यफ परीक्षण का वास्तविक नाम क्या है? प्रसरण अनुपात परीक्षण। ये क्या है? यफ परीक्षण का वास्तविक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यफ तालिका में किस सार्थकता स्तर का अधिक होता है? ठीक है, मतलब यफ जो तालिका होती है उसमें किस सार्थकता स्तर का प्रयोग अधिक होता है? 10% सार्थकता का अधिक, यानी कि सार्थक अंक जो होते हैं उसको अधिक होता है 10%। यदि प्रतिदर्श 30 से कम है तो निम्न में से कौन सी परीक्षण की विधि उपयुक्त होगी? कौन सी टी टेस्ट विधि क्या होगी? उपयुक्त होगी, यानी कि अच्छी होगी। और क्या दिया? टी परीक्षण से संबंधित सिद्धांतों के प्रकाशन का नाम क्या है? टीचर्स नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस? हाँ, दिया गया है कि टी परीक्षण के चरण हैं। कौन कौन से चरण हैं? शून्य परिकल्पना। सबसे पहले टी परीक्षण करने के लिए हमें किस किस से गुजरना पड़ता है? शून्य परीक्षण, समग्र का मानक विचलन, टी का परिकलन, सारणी का मान से तुलना। ये क्या है? टी परीक्षण के चरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
परिकलित टी का मान सॉलिड टी से कम होने पर अंतर क्या है, महत्वहीन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टूडेंट का प्रकाशन हुआ था, कब हुआ था, 1905 में स्टूडेंट का प्रकाशन हुआ था, यानी स्टूडेंट शब्द लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से स्टूडेंट नाम कह दिया, निम्न में से स्टूडेंट के नाम से जाना जाता है, क्या नाम जाता है, टी टेस्ट। क्या है ये, टी टेस्ट, यह स्टूडेंट के नाम से जाना जाता है। बंटन वक्र होता है, प्रसामान्य होता है, बंटन जो वक्र होता है प्रसामान्य, आपको बंटन विधि आपको मैथ में पढ़ने को मिले होंगी। और क्या, जेड परीक्षण के प्रतिपादक हैं, जो जेड का परीक्षण है उसके प्रतिपादक कौन है, सीसर हैं। टी परीक्षण के प्रतिपादक कौन है, सर विलियम सिलीगोटेस। करिए, टी परीक्षण के प्रतिपादक कौन है, सर विलियम सिलीगोसेट हैं। आगे क्वेश्चन क्या है हमारे आगे क्वेश्चन में दिया गया है कि टी बंटन में टी का अभिप्राय न्यायादर्श मध्य के अंतर के माध्य के ... अनुपात से है, किससे है, मानक विभव, कहते हैं विभव, किससे है, मानक विभव अनुपात से है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, इसका राइट आंसर है। टी परीक्षण में टी ज्ञात करने का सूत्र होता है, क्या होता है, ऑप्शन नंबर ई, कहती है अंडर रूट में सिग्मा टी स्क्वायर बटे में n-1। ये क्या है, टी परीक्षण ज्ञात करने का सूत्र है, इसको ध्यान में रखिएगा। और क्या है, गुण संबंध न होने पर सी का मान क्या होता है, शून्य होता है, यानी 0 माना जाता है। काई वर्ग की सार्थकता का जांच स्तर होता है, क्या है, जो काई वर्ग होती है उसकी सार्थकता जांच का स्तर होता है 5% होता है। यह किसने कहा, उपकल्पना परीक्षित होने वाला प्रस्ताव है, किसने कहा था, E.S. बोगार्ड्स ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, दी ग्रामर ऑफ साइंस किसकी रचना है, कार्ल्स पियर्सन की ये मतलब रचना है, दी ग्रामर ऑफ साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अवधारणा एक विवरणात्मक गुण या संबंध की ओर संकेत करने वाला एक पद है, यह कथन किसका है, J.D. मिचेल का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और कह दिया गया है, जब अनुसंधानकर्ता एक विशेष उपकल्पना के आधार पर किसी विशेष समस्या के लिए उत्तरदायी कारणों की खोज करता है तो ऐसे शोध क्या होते हैं, अभिकल्प को कहते हैं। ठीक है, यह कथन मतलब क्या होते हैं, निदानात्मक होते हैं, क्या निदानात्मक होते हैं, ऐसे क्या होते हैं, ऐसे शोध क्या होते हैं, निदानात्मक होते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन क्या थे, ये आपके वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये वीडियो BA फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है पूरा टोटल MCQ में होगा, इसको ध्यान में रखिए। यदि आपको कोई एग्ज़ाम देने में कोई भी कठिनाई होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, या इसमें इस वीडियो में कुछ भी नहीं समझ में आया होगा तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।